मध्य प्रदेश साइबर फ्रॉड करने वाले डिजिटल ठगों के निशाने पर है। हालत यह है कि यहां डिजिटल ठगी के मामलों में 130% की वृद्धि दर्ज की गई है। फर्जी कस्टमर केयर कॉल, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों ने नागरिकों के सामने कई चुनौतियां बढ़ा दी हैं। क्या करें कि आप डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे? आज एक स्पेशल ये डिबेट हम करने जा रहे हैं। आज एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है जिससे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल में रहने वाली 70 साल की डॉक्टर रागिनी मिश्रा को 3 दिन तक जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर उनके ही घर के कमरे में रखा। इस दौरान उन्हें डरा धमकाकर 10 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। धमकी दी कि वो सादी वर्दी में उनके आसपास हैं। पति डॉक्टर महेश मिश्रा को जब भनक लगी तो पुलिस में शिकायत हुई और डॉक्टर रागिनी को रेस्क्यू किया गया। मैंने 28 को किए थे ट्रांसफ़र। कितने? और 10.5 लाख और 1111। लोकल सीबीआई, लोकल पुलिस का इसमें कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है मुझे। तो मुझे इन सब बातों से, जब मैंने कूल माइंड से रात में सब सोचा, देन आई प्लान डेट कि मैं डॉक्टर साहब को बोलती हूँ आप जाएं और एग्जैक्टली पता करें। डिजिटल अरेस्ट में रागिनी अकेली नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में सरकार ने साइबर फ्रॉड के चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। बताया 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 26 मामले सामने आए, जहां साइबर अपराधियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर लोगों से 12 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की। 2023 में आंकड़ा सिर्फ एक मामले भर था, जिसमें 96,968 रुपए का नुकसान हुआ था। 2024 में कुल ठगी की राशि में से सिर्फ 72,38,000 की ही रिकवरी हो पाई। अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से अधिकतर आरोपी राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरल और जम्मू कश्मीर से हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश के लोगों को साइबर फ्रॉड में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2023 में 444 मामले दर्ज हुए, जिसमें 44 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं 2024 में मामलों की संख्या बढ़कर 521 हो गई, यानी 17% की बढ़ोतरी, और नुकसान 93 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया, जो 111% की वृद्धि है। 2023 में कुल 8 करोड़ 71 लाख रुपए की वापसी हुई थी, जबकि 2024 में अब तक 8 करोड़ 54 लाख की रिकवरी हो पाई। इन मामलों में इंदौर सबसे अधिक प्रभावित शहर है, जहां 2023 में 184 मामले और 2024 में 141 मामले दर्ज हुए। वहीं राजधानी भोपाल में 2023 में 53 मामले और 2024 में 77 मामले दर्ज हुए। अरेस्ट के माध्यम से जनता की जागरूकता और कड़े कानून के साथ साथ ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो डेटा को लीक करते हैं। वो डेटा उनके पास पहुंचता कहां से, उस पर कोई कड़ा प्रावधान होना चाहिए। सरकार जागरूकता अभियान तो चला रही है। अभी तक 30 लाख लोगों को मंत्री जी ने कहा कि हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या मध्य प्रदेश की है, तो उसका एक बड़ा अभियान चलाया जाए। और साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान भी उन्होंने बताया केंद्र सरकार कर रही है। साइबर क्रिमिनल्स अब जो हम लोगों को देखने में आ रहा है, उसमें एक नया मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रहा है, जिसमें वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हैं, और उसके बाद आपको वो पुलिसकर्मी बन के, कभी सीबीआई, कभी एनसीबी, कभी एनआईए के अधिकारी बन के आपको एक वीडियो कॉल पे लेंगे। 3 शब्द, डर, आलस और लालच। कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी चीज़ अगर आपके इन 3 भावनाओं में से आपकी किसी भी एक भावना को या एक से ज़्यादा भावनाओं को जागृत करती है, तो सतर्क हो जाएं। ऐसी ठगी रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि राज्य के हर जिले में एक साइबर थाना और हर थाने में एक साइबर डेस्क बनाया जाएगा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम के मामलों में एक नंबर याद रखें, 1930, क्योंकि डॉक्टर रागिनी का मामला हो या मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़े, ये बताते हैं कि राज्य में और पूरे देश में साइबर क्राइम किस तरह से अपनी जड़ें जमा रहा है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कम से कम ऐसे हेल्पलाइन नंबर आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, आकाश और अजय के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि किस तरह से साइबर ठग आपको ठगी का शिकार बनाते हैं और क्या कर सकते हैं आप जिसकी वजह से आप ठगी का शिकार होने से बचें।
हम आपको जब ये डिबेट चलेगी, जब ये हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो साथ में हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सीधा हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड डीसीपी एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शुभांगिनी दुबे जी समाज सेविकाएं हमें ज्वाइन कर रही हैं और शुभांगिनी जी जागरूक करती है तमाम लोगों को इस तरह के साइबर ठगी के मामलों में ना फंसने के लिए, उन्हें कैसे उनसे बचे इसके लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे साथ कुछ मेहमान और भी जुड़ रहे हैं। एलन राव साहब तो हैं ही, हर्षद भाई चौधरी साहब आप पीड़ित हैं, आपके साथ ये घटना हो चुकी है। शिखा विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ रघु पांडे जी साइबर एक्सपर्ट हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा एलन राव साहब आपसे है। राव साहब, क्या वजह है कि इतनी तेज डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं? जी देखिए, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को जी। और इसका एक वजह मैं खास बता रहा हूं कि क्यों बढ़ते जा रहे हैं। क्रिमिनल्स को ऐसा लग रहा है कि पहले जो क्राइम का पैटर्न था, ट्रेडिशनल क्राइम करते थे, यानी कि जैसे कि आपने देखा हो, रोबरी किया, डकैती किया, स्नेचिंग किया, गाड़ी चोरी कर ली, गाड़ी छीन के ले गए, तो आदमी को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था वहां पे, और फिजिकली प्रेजेंट होने के बाद उनकी फोटो आ जाती थी, उनका हुलिया आ जाता, सब कुछ आ जाता था, और वो उसके बाद रिपोर्ट जब करते थे, आदमी पकड़े जाने के चांस जल्दी होते थे और उसमें पैसा भी कम मिलता था और रिस्क भी ज्यादा होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, साइबर क्राइम के थ्रू ये लोग ना तो अपनी शक्ल दिखाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, शक्ल दिखाते हैं, ना किसी के सामने आते हैं, और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा पैसे वो कमा रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि साइबर क्राइम के थ्रू ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है, और वो हो रहा है। और दूसरी बात है, साइबर क्राइम का कोई बाउंड्री नहीं है। आप कोई भी क्राइम कहीं भी करके बैठ के, कहीं मान लो विदेशों में बैठे हैं तो दिल्ली में क्राइम कर सकते हैं, दिल्ली के किसी आदमी को ठग सकते हैं, इंडिया के किसी कोने से ठग सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के किसी कोने से किसी को ठग सकते हैं। तो एक साइबर क्रिमिनल्स के खून मुंह लग गया है, और ये इनको ऐसा लगता है कि हम ये इससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और वास्तव में ही अगर डेटा को देखा जाए तो करोड़ों रुपया इन्होंने इस प्रकार से साइबर क्राइम के थ्रू कमा लिया है। और इसको रोकने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, कड़े नियम कानून बनाने के लिए, और कोई प्रोसीजर ऐसा बनाए इस प्रकार से ये ठग लोग पब्लिक को, आम जनता को इस प्रकार से प्रताड़ित करके उनके पैसा, हार्ड एंड मनी, जो बहुत ज्यादा पैसा मेहनत से कमाया जाता है, उसको पैसे मिनटों में खपा देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए भी, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लोगों को भी क्या सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज सरकार नहीं कर सकती, तो अपने आप में भी सुरक्षित कैसे रहें वो बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है हर चीज सरकार नहीं कर सकती, आपको जागरूक रहना होगा। मैं आपके पास लौट रहा हूं एलन राव साहब। हमारे साथ दो साइबर ठगी के शिकार हुए लोग हैं। हमारे साथ हर्षद भाई चौधरी जी हैं और शिखा विश्वकर्मा जी हैं। हर्षद, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षद जी, मुझे एक बात बताइए। हर्षद जी जुड़ेंगे हमारे साथ अभी। हमारे साथ शिखा विश्वकर्मा है। शिखा जी, देखिए, इतनी जागरूकता, इतना सब कुछ है, आप भी सुनते रहते होंगे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारों में पढ़ते होंगे, फिर ऐसा कैसे हुआ कि आप उनके जाल में फंस गए? क्या हुआ था आपके साथ और कितना नुकसान हुआ आपको, और हाँ, रिकवरी कितनी हुई आपको? सर, रिकवरी की बात आती है तो मैं बताना चाहूँगी कि रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर है कि मैंने उस चीज़ की कंप्लेन की। दरअसल हुआ यूँ था कि मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, और उसी के तहत एक लड़की थी जो एनजीओ अपना खुद का चलाती थी, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी कि एक सर्वे कर रही हूँ मैं बच्चों के लिए। तो मैंने उस पर जस्ट लिंक पे क्लिक किया, एंड विद इन 5 सेकेंड्स मेरा अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ। उसमें कुछ फॉलोअर्स थे जो मेरे बहुत जेन्युइन थे, और उन जेन्युइन फॉलोअर्स के पास उन लोगों ने एक क्रिप्टो के नाम से ये दिखाया कि मेरे अकाउंट में अचानक से 7 लाख रुपए आ गए हैं, और वो अकाउंट में मेरी जो सबसे अच्छी फ़ोटो थी उन्होंने उस पर बनाया और एक SBI का मैसेज लगाया। और लगाने के बाद ये हुआ कि सब लोगों को लगा कि अचानक से मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए, मतलब कुछ लोगों को लगा ये सच है, और जिनको जो इस बात से अवेयर थे तो उनको लगा कि नहीं, कुछ तो फ्रॉड है या तो कुछ तो गलत है, मतलब ये तो कुछ ऐसा करती ही नहीं है। तो जिनको पता था उन्होंने मुझे कॉल किया, और जिनको नहीं पता था उन्होंने ये मेरे सिर्फ चेहरे पर ट्रस्ट करके उस बंदे से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि 50,000 रुपये की ठगी हुई। और जब मैंने अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश की तो उस बीच में अपने आप मैसेजेस है ना अनसेंड होते जा रहे थे, तो मैं समझ गई थी कि कुछ फ्रॉड हो चुका है। मैंने कंप्लेंट डाली, और फिर जब उनसे बात की तब मुझे पता चला कि
ऐसा ट्रैप फंस गया था जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि शायद 10,000 रुपए करते करते अगर वो जो पैसे गए हैं वो वापस आ जाएंगे। उस वजह से उनके जो 50,000 रुपए थे वो पूरे जा चुके थे और जिसको वापस नहीं आना था। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो मैंने जितना भी अवेयर कर सकती थी, मैंने स्टेटस डाले, मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन स्टिल वो पैसे वापस नहीं आ पाए। और मुझे ये इस बात का बहुत दुख है कि उनके थोड़ी ना बहुत 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है जो कि गई। और कहीं ना कहीं लोग इस बात से अवेयर नहीं हैं, आई थिंक, कि एक बार कॉल कर लेते अगर वो मुझे, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है, और मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा पर कोई आपका बहुत खास मैसेज करके, व्हाट्सएप पर भी अगर कोई बोल रहा है कि देखो मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए सेंड कर दो इमीडिएटली, तो आपका इतना ही खास है तो एक कॉल करने में क्या जाता है, आप सोचिए ना। और अगर आपको लगता है कि वो कॉल नहीं कर रहा तो आप ही कर लीजिए कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है, इतना कर लेंगे तो पर्याप्त है। हर्षद जी हमारे साथ हैं। हर्षद भाई, आपसे एक सवाल है मेरा, आपके साथ क्या हुआ था, और दूसरा ये कि कैसे आप शिकार हुए ठगी का? 26 नवंबर को किसी ने 3,000 रुपये डाले। वो मुझे नहीं पता कि वो अमाउंट कहाँ से आया, क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, 1 या 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस करता हूं तो मेरा अकाउंट फ्रीज और ब्लॉक हो गया। मैंने बैंक में भी रिक्वेस्ट की कि ये चीज क्या हुई है, तो बैंक से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके अकाउंट में 3,000 रुपये कहीं से क्रेडिट हुए, और वो अमाउंट जो है कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे नहीं पता। पर बैंक से जानने के बाद मुझे ये पता चला कि वो कोई साइबर ठग थे बिहार साइड के, जिन्होंने ये अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया। और उसके बाद मैंने बैंक में अपनी एप्लीकेशन भी दी और रिक्वेस्ट भी की है, तो स्टिल मतलब प्रोसेस गोइंग ऑन अभी स्टिल। मुझे नहीं पता कि क्या क्यों आया, किस लिए आया, और उसके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या किया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 3,000 रुपए आए, किसी ने आपके अकाउंट में 3,000 भेजे? जी। वो किसने भेजे आपको पता नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं पता किसने भेजे, क्यों भेजे। अच्छा, तो आपके यार दोस्त तो ये कहते होंगे कि फिर आप फ्रॉड के शिकार कहां हुआ, आपको तो फायदा हुआ 3,000 का? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मुझे नहीं पता कि ये 3,000 रुपये कहाँ से आए, लेकिन इस चक्कर में मैं सफर कर रहा हूँ कि मेरा बैंकिंग बिल्कुल ब्लॉक हो गया। डेली रूटीन वाला जो मेरा अकाउंट है वो मेरा ब्लॉक हो गया। अच्छा, है, मतलब वो पैसे मेरा आते ही account आपका freeze हो सब गया। बैंकिंग आपका स्टॉप हो गया? जी जी। ये भी गजब स्थिति है, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। खैर, इस पे आता हूं हर्षद जी आपके पास, क्योंकि रघु पांडे जी हैं हमारे साथ, वो जरा समझाएंगे। रघु जी, ऐसा कैसे हुआ कि पैसे आए हैं अकाउंट में 3,000 रुपए और उसके बाद फिर पूरा का पूरा बैंक ही फ्रीज हो गया, अकाउंट ही फ्रीज हो गया? देखिए, ये इसका टेक्निकल डिटेल तो मैं आपको ज़रूर दे सकता हूं कि पैसे आए अगर अकाउंट में, तो जिसके साथ भी ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ होगा और उसने अगर कंप्लेंट रेज की होगी, तो बैंक्स के अंदर ये मैकेनिज्म और सिस्टम होता है कि वो इस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व हुए हैं अकाउंट्स, उनको फ्रीज कर दे। तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। यानी अगर मैं 500 रुपए आपके अकाउंट में डाल दूं और उसकी शिकायत कर दूं तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है रघु जी? जी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, बैंकिंग सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, 2 बैंक्स और उसके ऊपर आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स बॉडी होती, इन सब के प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत अगर कुछ ऐसा है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया जाए, तो बैंक ये एक्शन लेके दोनों खाते फ्रीज भी कर सकता है। और इनके साथ जो भी तकलीफ हुई है, मुझे लगता है बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा हो सकता है, और एक इंसान पैसा आने के बावजूद भी पीड़ित हो सकता है। देखिए, ये एक नई डिबेट, एक नया हमको पता लगा है। आज तक पैसा जाना और नुकसान होने को ही हम फ्रॉड मानते थे, लेकिन ये भी स्थिति है कि कुछ पैसे डाल दिए, उसके बाद अकाउंट ही फ्रीज करवा दिया, अगला परेशान हो रहा है। मैं शुभांगिनी जी आपके पास आ रहा हूं। शुभांगिनी जी, आप तो लोगों को अवेयर करती हैं, जागरूक करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे होता है कि इतनी अवेयरनेस, इतना सब कुछ, आप लिंक मच, इतनी बातें तो आजकल कोई नहीं करता जितनी इस पर बात होती है कि लिंक ना शेयर करें, ओटीपी ना दें, ये ना करें, वो ना करें, फिर भी लोग शिकार हो जाते हैं डिजिटल फ्रॉड के। कैसे? एक तो ये बहुत वैलिड सब्जेक्ट है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और इस पर डिबेट की। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह से शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस में कमी है। हमें पता है कि न्यूज़पेपर्स में हर दिन डिजिटल अरेस्ट का एक ऐड दे देना काफ़ी नहीं है। जब अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो अवेयरनेस घर से शुरू होती है, हर शुरुआत एक घर से शुरू होती है। अगर हम OTP शेयर कर रहे हैं, एड्स में बता रहे हैं कि OTP शेयर ना करें,
अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो मैं बोलूंगी कि जब भी किसी के भी साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो 4 चीजों पर खेलते हैं। पहले मैं बात करूंगी डिजायर, दैट मीन्स काम। सेकंड इज एंगर, दैट इज क्रोध। थर्ड इज ग्रीड, दैट इज लोभ। एंड फोर्थ इज अटैचमेंट, दैट इज मोह। अभी कुछ ही टाइम पहले शायद राव साहब ने कहा कि लोग मोह पर कैसे, अब अटैचमेंट के बारे में आपको समझाती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले की रिसर्च है जहां पर रिसर्च में ये पब्लिश किया गया कि ज्यादातर लोग इस डर से पैसे ट्रांजेक्शन कर देते हैं कि उनके घर में खबर आती है कि उनके लड़के ने किसी का रेप कर दिया है और इस रेप की खबर दबाने के लिए आप हमें इतना ट्रांजेक्शन कर दें। यहां पर आया फियर। ज्यादातर फ्रॉड इस चीज का यूज कर रहे हैं। और जब बात आती है लड़की को लेकर, तो लड़की के लिए कहा जाता है कि आपकी लड़की गाड़ी चलाती है, गाड़ी चला चला उसने एक्सीडेंट कर दिया है, आगे वाली सीट पर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका बच्चा खत्म हो गया है और उस पर पुलिस केस होने वाला है। इस डर का फायदा उठा के मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनको फ्रॉड जो वाले लोग हैं वो इस तरह से उनको अपने हथकंडे में अपना रहे हैं। अब ये तो बात हो रही है कि पैसे कैसे ले रहे हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में अगर साइबर की बात की जाए तो बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रहा है। आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की जो रील्स लोग देखने में लगे हुए हैं, क्या ये फ्रॉड से कम है? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स लगे हुए हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए कि आप उसमें लगे रहें, और जब आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का फायदा वो उठाएंगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी अवेयरनेस की, जिस पर मैं काम कर रही हूं। मैं एक AI रेडिनेस इवेंजलिस्ट हूं और AI के आने की वजह से, चाहे फिर ग्रीड हो या एंगर हो, इन सारी की सारी चीजों पर AI एक तरह से सुपर पावर हो चुका है। कोई हैरी पॉटर फैंस होंगे यहाँ पे, टीनेजर या फिर पेरेंट जानते होंगे, वो एक तरह से छड़ी बन चुका है AI, जिसने इस फ्रॉड की पावर को 1000 गुना बढ़ा दिया है। आपके परिवार की फोटो मॉर्फ करके अगर कोई भेजेगा तो क्या आपको डर नहीं लगेगा कि मेरी इज्जत पर दांव आएगी? फिर आप स्टेप लेंगे कि अरे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मुझे कुछ इसको रोकने के लिए करना चाहिए, मेरी इज्जत दांव पे है। लोगों के करियर निपट जाते हैं सर, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये इतना बड़ा है। लेकिन आज हम बात सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं यहाँ सोल्यूशन पे। जितने भी आपके दर्शक हैं, हम चाहते हैं कि वो इससे बचें कैसे। हम 7 दिन 24 घंटे इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये फ्रॉड हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन कितनी लंबी डिबेट हम रखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, और हम बात कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की। डिबेट कर लें, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट रहेंगे जरूर जिन पर हम बात करेंगे। मैं इस पर आता हूं आपका। शुभांगिनी जी, राव साहब, आपने जब चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा कि ये अपराधियों के लिए बहुत इजी एक तरीका हो गया लोगों को ठगने का, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके लिए और पुलिस के लिए कितना मुश्किल है ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना जो फ्रॉड करते हैं, और दूसरा फिर रिकवरी कर लाना जो कि वो पैसे ऑनलाइन अपने अकाउंट में ले गए या किसी और के अकाउंट में डलवा दिए। कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? देखिए, ये जितना मुश्किल, मैं एक बात बता दूं, जो भी, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी अगर ठगी के शिकार हो जाता है और उसका पैसा कहीं किसी बैंक से किसी और अकाउंट में चला जाता है, तो एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in और एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। हमेशा याद रखें, इमीडिएटली इन पे आप बताएंगे तो आपका पैसा गया हुआ है वो कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएगा, उसके बाद प्रोसीजर से आपको वापस मिल सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है सबको बताना। दूसरी बात, क्यों मुश्किल है पुलिस के लिए, ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। नंबर एक तो साइबर क्राइम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन सब पे ध्यान देना बड़ा मुश्किल है। और एक टाइम आएगा कि आसिफ जी, की एक टाइम आएगा कि हर थाने में एक साइबर क्राइम का सेल बनना ही पड़ेगा। एक आगे आने वाले टाइम में इतना ज्यादा वो है। दूसरा बात, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो फेक आइडेंटिटी पे काम करते हैं, फेक आइडेंटिटी पे अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, जो इस मोबाइल से बात करते हैं। फेक आइडेंटिटी पे वो अपना बैंक अकाउंट का किसी का बैंक अकाउंट खरीद लेते हैं, या वो बैंक अकाउंट ऐसा होता है जो बाद में ट्रेस नहीं हो पाता है। तो पुलिस को उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, VoIP ये वाले नंबर से बात करते हैं, कई बार बाहर से, विदेशों से बात करते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको कई बार वो ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। राव साहब, मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जिसका जवाब केवल आप ही देंगे। राव साहब, क्या साइबर अपराधी जो पकड़े जाएं उनको सख्त सजा दिलाकर हम कुछ केसेस में कमी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, सजा और बढ़ाकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं होगा कि साइबर क्राइम के लिए नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस,
इसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सजा इसमें 3 साल 5 साल वगैरह है, इससे फायदा नहीं होगा। 10 साल कम से कम सजा हो और कॉग्निजेबल ऑफेंस हर एक चीज में हो, आदमी की जमानत होना मुश्किल हो जाए, तो जो आदमी पकड़े जाए वो तो कम से कम अंदर रहें। ठीक बात है। अब क्या होता है, बाकी उससे दूसरों को नजीर मिले कि भैया कुछ करोगे तो फिर लंबा जाओगे। लग जाते हैं। राव साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक साइबर एक्सपर्ट से जरा उस एंगल से मैं रघु पांडे जी से सवाल पूछ लूं। रघु जी, आपसे पूछना चाहता हूं, कितना पॉसिबल, कितना मुश्किल, कितना इम्पॉसिबल है ऐसे लोगों को पकड़ना जो कहीं दूर दराज बैठे हैं, लिंक्स भेजते हैं, फिशिंग करते हैं, आप फंसते हैं और वो निकल जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता कहां से लिंक आया था, कौन सा नंबर था, कुछ नहीं पता। जी, मैंने पर्सनली स्टेट साइबर पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश के साथ 2 साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। और जो उस समय एडीजी रहे यहाँ पे, उनके मैं खुद उनके शब्द आपको बता रहा हूँ कि पुलिस इस वक्त इतनी इक्विप्ड नहीं है कि साइबर मामलों के ऊपर वो क्यूरेटिव एक्शंस ले सके, मतलब रिएक्टिव एक्शंस ले सके, मतलब होने के बाद कुछ कर सके। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दे हैव टू गो टुवर्ड्स प्रिवेंटिव पोलिसिंग। अब ये तो प्रिवेंटिव पोलिसिंग उनके शब्द थे, लेकिन मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूं, तो मैं आपके शो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो, और इस इतने बड़े प्रॉब्लम को जिससे हम हर रोज हर घंटे डील कर रहे हैं और हर कोई डील कर रहा है। भारत में 80 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, वो 80 करोड़ के 80 करोड़ एक्सपोज्ड हैं इस थ्रेट से। इस लेवल, इस स्केल की प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो ये सॉल्यूशंस मात्र कुछ वर्कशॉप्स, कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट इस तक जाके रुक जाते हैं, या सरकार के थ्रू कुछ मैसेजेस, एसएमएस पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम अवेयरनेस की बिल्कुल नहीं है। अवेयरनेस से ये शुरुआत होती है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर चेंज। लोगों के बिहेवियर में जब साइबर सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी एंड मैच्योरिटी, इंटरनेट मैच्योरिटी आएगी, तब जाके ये प्रॉब्लम रुकेगी। पुलिस इसके ऊपर रिएक्शन करने जाएगी तो एडीजी साहब के खुद के शब्द थे, हर साइबर थाने के सामने 2 किलोमीटर लाइन लगातार हर रोज लगी रहेगी। आने वाले बहुत जरूरी है। जमाने में थाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, वक्त बदला तो कंप्यूटर भी आया, और अब जब वक्त बदल रहा है तो फिर आपको साइबर के लिए या तो सेल बैठाना पड़ेगा या 2 एक्सपर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, वो तो तय है। मैं शुभांगी जी आपके पास आ रहा हूं और एक छोटे में आपका जवाब चाहूंगा। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। शुभांगी जी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि हम बहुत छोटे छोटे, जैसे होता है ना कि बड़ी मछली को हम इतने से कीड़े से फंसा लेते हैं, हम बहुत छोटे छोटे चीजों में फंस जाते हैं। हमको एक लिंक आया या किसी ने भेजा या हम खुद सर्च करने बैठ गए कि नई मूवी आई है, एचडी में डाउनलोड करनी है फ्री में, लीजिए अब आ गया लिंक। आपने जैसे साइट क्लिक की, कोई भरोसेमंद साइट नहीं है, आप फंस गए। बचाने गए थे पैसे 500, 600, 700 रुपए हॉल के, और जितना अकाउंट था सब वो आपने उड़ा दिया। ये जो मन में लालच है, इसमें खुद फंस जाते हैं कई बार। इस पे कैसे हम पाए काबू? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी है, अवेयरनेस अगर करनी है तो बहुत ही आसान भाषा में लोगों के कान में, मन में यह बैठा देना चाहिए एक स्लोगन के माध्यम से कि लालच करा और डरे तो फंसोगे। लालच और डर ही है जिस पर ये ले रहे हैं। आपके किसी भी तरह का लालच होता है, जैसे आपने मूवी डाउनलोड करने का एग्जाम्पल दिया, कुछ ही दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था जहां पर मैंने उन स्कैमर से 1200 रुपए वसूल लिए थे और उन्होंने मुझे बहुत बद्दुआएं दी कि तुम यू डिजर्व टू बी पुअर। अब स्कैमर्स के साथ क्या होता है, वो सिर्फ आपके एक तरह से ग्रीड पर खेलते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। आपने जैसे साइबर डेस्क की बात करी, साइबर पुलिस की बात की, साइबर प्रॉब्लम ये है कि जब आभासी दुनिया में ये सब हो रहा है और एक इंसान का चेहरा नहीं है आपके सामने, तो पुलिस भी उन फ्रॉड वालों को कैसे पकड़ पाएगी? और एआई की वजह से वो और भी ज्यादा पीछे छुप चुके हैं। वो अपनी आवाज बदल सकते हैं, वो अपना चेहरा बदल सकते हैं, वो ठगी जिनसे कर रहे हैं उनके चेहरे बना के ही ठगी कर सकते हैं। तो अगर पुलिस जाएगी भी उनको पकड़ने तो कितने दूर तक जा सकती है? जैसे कि रघु जी ने कहा, बिहेवियर चेंज, ये बात बहुत जरूरी है कि पुलिस अपनी हद तक काम कर सकती है, लेकिन जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो और जहां पे इंटरनेट यूजर 80 करोड़ से ज्यादा हो, वहां लोगों के अंदर जब तक उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वो इस तरह का शिकार होते रहेंगे।
और उन्हें ज़रूरी है कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना जो वो ना करें अगर उन्हें फंसना नहीं है तो। ठीक इसी तरह जैसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि घर में अगर चोरी नहीं करनी है तो कुछ ऐसी सेफ्टी रखो, ज़्यादा दिखावा मत करो तो घर सुरक्षित रहेगा। बहुत ज़्यादा दिखावा करोगे तो घर में चोरी होगी। ऑनलाइन भी कुछ उससे अलग नहीं है। आजकल सबकी आदत है, आप अगर घर में ताले अच्छे लगा के 5 लाख रुपए की उसे 6 लाख बार उसे शेयर कर देते हैं। फिर कश्मीर टूर लगाया है तो उसको कम से कम उतनी बार शेयर करेंगे कि सबको पता लग जाएगा हाँ भाई मोटी पार्टी। और एक चीज और पता लगती है कि हाँ पूरा परिवार कश्मीर गया हुआ है, घर खाली है। और सर ये भी अच्छा है। अब तो सर आपके एड्रेस आज की डेट में आज की डेट में सर डेटा सब कुछ है। आपके डेटा आपको पता है, आपके व्हाट्सएप पे हर तरह के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत सही बात है कि आपके घर में ऑन रहती है, आपका बेटा कहाँ है, आपका डेटा कहाँ है, ये सब फ्रॉडस्टर जानते हैं। मैं जरा जल्दी से शिखा जी आपके पास आ रहा हूं। शिखा जी, आपसे मेरा एक सवाल। अब पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो कुछ वैसे ही आप भी छाछ आजकल फूंक फूंक के पी रही हैं? जी सर, अभी हालांकि एक केस और बता देती हूँ मैं। एक्चुअली मेरे पापा के पास ये एक केस चल रहा है कि मेरे पापा के मतलब ऐसा सामने वाला फ्रॉड कॉल करता है कि इतना कॉमन नाम से फ़ोन करता है कि किसी ना किसी का नाम होगा। तो मेरे पापा के पास जो कॉल आया तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके पापा का दोस्त बात कर रहा हूँ और ना आपके पापा ने मुझे पैसे देने को कहा था आपके अकाउंट में। तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा लगा फैमिलियर है क्योंकि वो अंकल, तो मैंने सोचा पापा ने क्यों बोला। तो फिर मैंने कहा अंकल आप 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट पापा से पूछकर आपसे बता देती हूँ। तो अंकल ने जितनी देर में ये बात होती उतनी देर में अंकल ने एक मैसेज भेजा बैंक के थ्रू, और बैंक से जैसे मैसेज आता है कि क्रेडिट हो चुके हैं पैसे, लेकिन अंकल ने अपने नंबर से भेजा। टच वुड कि मेरे साथ ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी थी और मुझे समझ में आ चुका था कि ये फ्रॉड है। देन मैंने अंकल से बस इतना ज़रूर कहा कि अंकल मेरे पापा के जो दोस्त है ना वो कमिश्नर के पीए हैं और इतना आसान नहीं है कि उनके पास कि पैसे की कमी पड़ जाए। और आप अगर ये लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मुझसे कहा था कि बेटा वो गलत से पैसे चले गए। मुझे लगता है ना सीधी बात है, 100 बात की एक बात, आपको जहां लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है बस वहीं रुक जाइए, वो वहां वाकई गड़बड़ है, आगे दलदल है, गड्ढा है, जाल है, आप फंसने वाले हैं। और दूसरा, आपका बेटा अगर किसी केस में फंसा है तो जाके मिल लीजिए, बात कर लीजिए। हालांकि देखिए वो इतना तो दिमाग जरूर लगाएंगे आपके बेटे का फोन हैक कर लें, उससे स्विच ऑफ करा दें, उससे कुछ भी कर दें, लेकिन जाके मिल लीजिए या सब्र कर लीजिए। इतना फिक्र मत कीजिए, आपने सालों उसे परवरिश दी है, उतना तो भरोसा रखिए कि कोई गलत काम नहीं करेगा। हाल के कुछ दिनों में मेरे पिताजी के पास भी फोन आया था, कहा था आपका बेटा नौकरी करता है, वो कहीं पकड़ा गया है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने कुछ देर पहले टीवी पर देख लिया, वो ठीक है, वो कहीं नहीं पकड़ा गया, मैंने देख लिया। तो ये तो मेरे साथ हुआ था। खैर अलग अलग चीजें हैं। और बस 100 बात की एक बात कि जहां आपको लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, फिर वो चाहे लोभ, लालच, काम, मोक्ष, जैसा भी जो बता रहे हैं एक्सपर्ट, उसका ध्यान रखिएगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बड़ा शानदार पैनल था। एलन राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, शुभांगिनी जी, शिखा जी और हर्षद जी बहुत धन्यवाद आपका, और रघु जी आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।